Jai Hind and welcome friends to this informative cum skill building session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. आज यह संपादकीय विश्लेषण के सत्र में हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख को आधार बनाकर कुछ सामान्य अभ्यास के तत्व जो है उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह लेख अपने आप में सामान्य सा है, कोई इसमें एक्स्ट्रा माहिती नहीं दी गई है या कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ संशोधन नहीं है, मगर इसमें से जो हमें सामान्य अभ्यास के तत्व जो हमें देखने को मिलते हैं या हम लोग उसे देख सकते हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसीलिए यह लेख को हम लोग देखेंगे, लेख का निष्कर्ष देखेंगे और मौखिक रूप से यह लेख संबंधी जो बात है वो करेंगे। उसके बाद हमारा जो रिसर्च्ड एलिमेंट है उसको देखने का प्रयास करेंगे। यह लेख दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया में, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शित हुआ था, और अगर विषय संबंधी बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें भी जो एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल कह लीजिए, और वो एजुकेशन लेवल भी वुमेन में, और वो वुमेन भी मुस्लिम। तो कुल मिलाकर हम लोग हमारे रिसर्च एडिटोरियल के तत्वों में मुस्लिम फीमेल एजुकेशन इन इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो देखने का प्रयास करेंगे, और उनसे जुड़े जो कुछ तथ्य है वो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है वो 10 एडिटोरियल में से 8 में यह संबंधित विषय होता है, तो जिसका कारण मैं एक बार दे चुका हूँ, आज फिर से दे रहा हूँ। हमारे भारत के संविधान के अधीन जो प्रस्थापित शासन तंत्र है, जो प्रस्थापित प्रणाली है, उस प्रणाली के तहत हमारी सरकारों को जिम्मेदारी दी गई है। कई क्षेत्रों में, कई सारे क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी गई है। तो उसी के तहत जो अधिकांश क्षेत्र होते हैं वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ संबंधी होता है, क्योंकि उसमें सरकारी रोल आता है, सरकारी हस्तक्षेप आता है, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। तो इसीलिए 10 में से 8 जो लेख होते हैं वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ जुड़े होते हैं। तो देखेंगे, यह लेख की शुरुआत में हम लोग तस्वीर देखेंगे, फिर उसके बाद उसका निष्कर्ष देखेंगे। आगे हम लोग हमारा जो रिसर्च एलिमेंट है या तत्व है उसको देखने का प्रयास करेंगे। यह एक अननेम्ड लेख है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शित हुआ था, या इनफैक्ट हुआ है आज के दिन, और इसमें कुछ बातें की गई है। और प्लस यह जो लेख है, यह लेख का आधार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच है, पीएम स्पीच, जो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में दी गई थी। और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एकदम भार दिया, एकदम बल रखा मुस्लिम वुमेन एजुकेशन में, एजुकेशन पर आई मीन, और उसके साथ साथ एम्पावरमेंट भी। तो पूरे प्रधानमंत्री के वक्तव्य का जो आधार था, यह मुद्दा था, तो उसी को लेते हुए हमारे यह लेखक ने बियॉन्ड स्टीरियोटाइप नामक एक लेख लिख दिया। दरअसल यह लेख में प्रधानमंत्री के वक्तव्य की कुछ निंदा हुई है, यानी कि खंडन किया हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी पुरानी शैली के मुजब अपनी जो नीतियाँ थी, अपनी सरकारी नीतियाँ जो उनके कार्यकाल के दरमियान शुरू हुई हो, ये कार्यकाल के दौरान शुरू हुई हो, और जो है उसकी प्रशंसा की और बताया कि भाई यही नीतियाँ है जिसके तहत आज जो सुधार में दिख रहा है मुस्लिम फीमेल एजुकेशन में और उसके एम्पावरमेंट में, वो उन्हीं की देन है, वो इसी नीतियों के कारण हुआ है। तो लेखक ने यहाँ खंडन किया है और कुछ तथ्य भी रखे हैं कि आज हमें यह महिलाओं के क्षेत्र में कई सारा काम करना है, मुस्लिम महिलाओं के क्षेत्र में कई सारा काम करना है। निसंदेह उन लोगों के शैक्षणिक स्तर में हमें कुछ सुधार दिखा है, मगर अभी भी कई ऐसे सारे क्षेत्र है जहां हमें काम करना है, क्योंकि आज भारत में जो सांस्कृतिक जो स्टेटस है वो आज महिलाओं का नहीं है, मुस्लिम महिलाओं का नहीं है। जो सामाजिक स्टेटस है उन लोगों का वो आज नहीं है, तो उसे बढ़ाने की बात लेखक ने की है और बताया है कि भाई जो जैसे प्रधानमंत्री क्लेम कर रहे हैं कि परिस्थिति में सुधार हुआ है, हमारी नीतियों से सुधार हुआ है, वैसा नहीं है, मगर अभी भी इन क्षेत्रों में कुछ कार्य करने बाकी है। प्लस लेखक ने यह भी बताया कि आज जो कोई सुधार हमें दिख रहा है, वो सुधार के पीछे जो योजना है वो योजना है कई सालों से चल रही है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो नीतियाँ लागू की उससे रातों रात फेरफार हो गए, तो ऐसा खंडन करता लेख है। मगर हमें उस
चर्चा में नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारा विषयांतर कर देगा और हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी वो एक फिजूल बात है। मगर हमें यहाँ से रिसर्च एलिमेंट्स देखने हैं, जिसके तहत हम लोग सर्वप्रथम, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम वुमेन एजुकेशन इन इंडिया को देखेंगे, यह जो पूरा मामला है उसको समझेंगे, प्लस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबंधी कुछ तथ्य को देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकते हैं। निष्कर्ष शुरू करेंगे और उसके बाद हमारी जो चर्चा है वो आगे बढ़ाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के अपने संबोधन में मुस्लिम बेटियों को शिक्षण व सशक्तिकरण पर भार दिया, जिसका जिक्र हमने किया। एजुकेशन प्लस एम्पावरमेंट की बात की। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में मुस्लिम बेटियों की स्थिति में सुधार हुआ है ऐसा निर्देश दिया, और जिसकी चर्चा हमने अभी ही की कि ऐसा निर्देश देते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी ही नीतियों की प्रशंसा की, जो नीतियाँ उनके कार्यकाल के दौरान लगी हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या अन्य जो है कोई नीतियां है उसका ही जिक्र किया जो कि 2014 के बाद लगी हुई हो। ट्रिपल तलाक के कानून का भी इन्होंने जिक्र किया, उसको भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ लेखक ने इस बात का खंडन किया है कि ऐसा नहीं है, सुधार हुआ है, उसमें कोई जो है निसंदेह है, उसमें कोई शंका का जो है प्रश्न ही नहीं है। मगर जो क्लेम हो रहा है, जो दावा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो दावा दरअसल बेबुनियादी है। जो सुधार हुआ है उनके कारण भी कुछ अलग है, और कई ऐसे सारे क्षेत्र है जहां सुधार अभी बाकी है या काम हमें करना बाकी है, तभी ही मुस्लिम महिलाओं की या मुस्लिम बेटियों की जो परिस्थिति है वो थोड़ी अच्छी हो सकती है। मगर लेखक ने अपने तरीके से समझने का प्रयास किया है कि वास्तविकता में हमें कई सारा काम करना है इस दिशा में, जिसका जिक्र मैंने किया। और लेखक ने आगे ये भी बात जिक्र की है कि जो कोई सुधार में आज दिख रहा है वो सुधार दरअसल हमारी पुरानी नीतियों से है, जैसे मिड डे मील स्कीम हो, मिड डे मील आप कह लीजिए, प्लस माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, या कोई अन्य ऐसी स्कीम हो जो साइकिल प्रोवाइड करती हो, यानी कि बाइसिकल, और फ्री सैनिटरी पैड्स देती हो। ठीक है, तो ऐसी सारी पुरानी कई योजनाएं हैं, जिस योजना का प्रभाव जो है वो आज हमारे समाज पर पड़ा है, हमारा माइनॉरिटी समाज पर पड़ा है, और धीरे धीरे अब अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो रही है पूरे समाज में कि नहीं, बच्चियों को या बेटियों को हमें पढ़ाना ही चाहिए, हमें उसमें जो है कोई बांधछोड़ नहीं करनी चाहिए। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें तो दोनों प्रकार की यहाँ मौजूद है, प्री मैट्रिक भी है और सामने पोस्ट मैट्रिक भी है। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि भारत की वस्ती में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 माइनॉरिटी में सबसे बड़ी जो कोई माइनॉरिटी है वो है मुस्लिम। मगर जहाँ लिटरेसी की बात आए तो सभी माइनॉरिटी से पीछे रह जाती है यह मुस्लिम कम्युनिटी। तो लेखक के मुताबिक यह मसला जो है वो सुधारना होगा और यहाँ संतुलन जो है वो लाना जरूरी है। देखेंगे आगे, जैसे मैंने जिक्र किया कि सर्वप्रथम हम लोग वुमेन एजुकेशन इन इंडिया की बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एज पर सेंसस मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर जो है वो थोड़ा कम है। ठीक है, मगर अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए, आज़ादी के समय देखें या आज़ादी से भी पीछे जाए 1930s के समय से देखें, तो उस समय से आज जो परिस्थिति है उसमें कई सारा सुधार आया है, परिस्थिति में कई सारा सुधार आया है। अगर मुझे इसके तथ्य आपके सामने पेश करने हो तो 1931 का सेंसस अगर हम देखें तो ये वहां से हमें पता चलता है तब मुस्लिम लिटरेसी जो थी, और अगर इसमें भी हम लोग वर्गीकृत करें तो एक बाजू महिला है और एक बाजू पुरुष, यानी कि मेल और फीमेल। तो मेल में
यह दर 16% था और महिलाओं में यह दर मात्र 1.2% था। यही आंकड़े में जो है गंभीरता प्रतीत करते हैं कि तब परिस्थिति कितनी खराब थी। मगर आज सरकारी नीतियों की वजह से, सरकारी प्रयत्नों की वजह से आज धीरे धीरे अब परिस्थिति जो है वो सुधर रही है। मगर फिर भी जितनी सुधरनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर रिलीजियस कम्युनिटीज, इन कंपैरिजन टू अदर सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज, इतनी सुधरी नहीं है। इनफैक्ट आज सबसे बड़ी माइनॉरिटी शिक्षण की दृष्टि से सबसे पीछे है पूरे भारत में। तो ये एक गंभीर मुद्दा है जिसको हमें जो है जिसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। अब 2011 के सेंसस की बात करें जो कि रिसेंट है, इसके मुताबिक अगर हम लोग मुस्लिम ओवरऑल लिटरेसी देखें तो वो 51.9% के आजू बाजू है, यानी कि 52 के करीब है, जो सब माइनॉरिटीज में सबसे कम है। ठीक है, तो ये इजाफा फ्रॉम एवरेज 17% या आप कह लीजिए 16% से 51 या 52 तक का जो इजाफा है, ये इजाफा हमारे सरकारी प्रयत्नों के द्वारा हुआ है। क्योंकि कई सारी कमिटीज आई आफ्टर इंडिपेंडेंस, कई सारे ऐसे कदम भी उठाए गए जो महिला शिक्षण को प्रोत्साहन देता हो, महिला शिक्षण को जो है प्रमोट करता हो। मगर यहाँ एक ये भी तर्क है, ये भी मत है कि ओवरऑल जो मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में या उसके मुस्लिम महिलाओं के शिक्षण के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ओवरऑल महिलाओं के शिक्षण के क्षेत्र में हुआ है, मगर कम्युनिटी टारगेटेड कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए आज जो परिस्थिति है वो खराब है, वो इसीलिए है क्योंकि कोई कम्युनिटी टारगेट नहीं हुई है, कोई कम्युनिटी को टारगेट करके कोई योजनाएं नहीं बनाई गई है, मगर एक महिला की कम्युनिटी एज अ होल को कैलकुलेट कर ही यह योजनाएं जो है सिंस इंडिपेंडेंस वो सब बनाई गई है। मगर पिछले कुछ वर्षों में माइनॉरिटी के संदर्भ में कुछ काम हो रहा है जिसका जो है फायदा भी यहाँ मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर ओवरऑल कम्युनिटी टारगेटेड स्कीम्स का एक अभाव रहा है इस स्वाधीन भारत में, जो एक गंभीर बात है। और जो है वो क्षतियां जो है उससे हुई क्षतियां वो हमें आज इन आंकड़ों में दिख रही है। देखिए, अगर महिलाओं के मामले में एजुकेशन की बात की जाए तो देयर वर सेवरल कमिटीज एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो फर्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फ्रॉम 1948 टू 49। उसके बाद नेशनल एजुकेशन कमीशन 1952-53 में आया। उसके बाद नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन। आफ्टर दैट श्रीमती हंसा मेहता कमिटी 1961 and 62 was formed to look into the issue of women education ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद कोठारी एजुकेशन कमीशन आया जिसने अपनी अनुशंसाएं दी और उसका जो वर्ष था वो था 1964 to 66। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई जिसने भी जो है महिला शिक्षण की बात की, महिला शिक्षण के ऊपर जोर दिया। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई जो 1986 में जो है आई थी और उसमें भी महिलाओं के जो है शिक्षण के ऊपर बल दिया गया। ठीक है, उसके बाद जब इंदिरा गांधी का शासन आया एंड इट वाज द ईयर 1983, तब इंदिरा गांधी ने प्रथम बार पॉइंट 15 या पॉइंट 15 कह लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत की। जिसके तहत जो लघुमती है, जो माइनॉरिटीज है, उनके वेलफेयर की बात की गई, उनके कल्याण की बात की गई। प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। उसके बाद एक कार्यक्रम आया 12 पॉइंट प्रोग्राम। इसने माइनॉरिटी एजुकेशन की बात की, मगर यहां जो जिम्मेदारी थी वो दी गई राज्यों को, दैट स्टेट शुड लुक एंड फ्रेम policies and laws in order to propagate the educational activity in minorities। तो ऐसा एक 12 बिंदु का कार्यक्रम आया। उसके बाद एक
11 बिंदु का कार्यक्रम आया, जिसके तहत माइनॉरिटीज के प्रदेश में या एरिया में ITI एंड पॉलिटेक्निक्स को स्थापित करने की बात हुई, ताकि इन लोगों को भी शिक्षण का लाभ मिले या इन लोगों में भी एक अवेयरनेस जो है वो जगे। आफ्टर दैट प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो हमने वो लिस्ट में भी देखा 1986 का, इसको लाया गया माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, और इसको जो है मिला दिया गया 8th इकोनॉमिक प्लान में, 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान में, जो हमें सबको मालूम है, जो एक हमारा जो है थोड़ा पुराना एक आप कह लीजिए एक इंजन था ग्रोथ के लिए, या एक हमारा प्लान था, ब्लूप्रिंट थी, जिसके तहत हम लोग एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्ष एक योजना लेकर आते हैं और उस 5 वर्षों तक वह योजना को अमल में रखते हैं, जिसमें प्रत्येक योजना में एक एक क्षेत्र के ऊपर बल दिया जाता, उसके सुधार के लिए बल दिया जाता और उस पर काम किया जाता। फिर उसके बाद एक गोपाल सिंह नामक कम्युनिटी आई, जिसने भी कुछ माइनॉरिटीज के एजुकेशन के संदर्भ में सरकार को कुछ अनुशंसाएं दी, कुछ रिकमेंडेशन दी है। गोपाल सिंह कमेटी, माइनॉरिटी एजुकेशन, और आखिरी में एक सचर कमेटी आई, सचर, जिसने भी जो है कुछ बिंदुओं का कार्यक्रम दिया, और जिसके तहत उन लोगों ने सरकार को बोला कि क्या क्या चीजें करने की जरूरत है भारत में माइनॉरिटीज को लेकर, माइनॉरिटीज के शिक्षण को लेकर, या उनके शिक्षण दर को जो है बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो अनुशंसाएं सचर कमेटी ने भारतीय सरकार को सुपुर्द करी थी। और अगर हमें आगे यह परिस्थिति में सुधार देखना है, ठीक है, तो ये पूरी यात्रा थी कि कैसे भारत में, स्वतंत्र स्वाधीन भारत में, कैसे महिलाओं के लिए, या आप कह लीजिए माइनॉरिटीज के एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया गया था। तो इसकी यह एक टाइमलाइन है, इसकी एक ब्लूप्रिंट है। मगर अगर आगे की बात करें कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, तो उसके तहत मुझे लगता है कि यह जो सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है, उसे फिर से रिव्यू किया जाए और उसे लागू किया जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि यह सच्चर कमेटी ने जो 15 बिंदु का कार्यक्रम था, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा इनिशिएट हुआ था 1983 में, उस 15 बिंदु के कार्यक्रम को यह सच्चर कमेटी ने फिर से रिव्यू किया, उसको फिर से रिकास्ट किया, यानी कि उसमें जो जरूरी जो फेरफार थे वे किए। तो मुझे लगता है कि यह जो नई आवृत्ति है, जो सुधार नई प्रदर्शित हुई है, मुझे लगता है कि उसे सरकार को लागू करना चाहिए, ताकि माइनॉरिटीज में भी महिलाओं के शिक्षण दर जो है उसमें सुधार हो, उन लोगों की परिस्थिति सुधार हो। अगर शिक्षण दर में सुधार हो गया तो उन लोगों की सामाजिक परिस्थिति भी सुधरेगी। सामाजिक स्थिति के साथ साथ शिक्षण दर के बढ़ने से उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी अच्छी होगी, वो भी बढ़िया होगी। तो इसी तरीके से जो है इन लोगों का जो उत्थान जो है वो हो सकता है। और माइनॉरिटीज में भी, जैसे आज हमारी जो विषय वस्तु है वो मुस्लिम महिला शिक्षण है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यह सच्चर कमेटी की अनुशंसा है, जिसे भारतीय सरकार लागू कर सकती है और परिस्थिति में सुधार देख सकती है। क्योंकि अगर सेंसस 2011 की बात की जाए, तो जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम लिटरेसी रेट 51.9% है, जो कि माइनॉरिटीज में सबसे कम है। इसके पीछे के जो कारण है, वे कारण 2-3 कारणों में हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। उसमें से जो प्रथम कारण है वो रहेगा बिग फैमिलीज। बिग साइज फैमिलीज प्लस ऑर्थोडॉक्सी।
ऑर्थोडॉक्सी यानी कि उन लोगों के समाज में स्त्री शिक्षण को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, वे लोग स्त्री शिक्षण में विश्वास नहीं रखते, तो इसीलिए यह ऑर्थोडॉक्सी ही हम लोग उसे कह सकते हैं। उसके साथ पॉवर्टी, ये भी एक रीजन है। देखिए ऑर्थोडॉक्सी में कुछ नहीं है मगर एक नेगेटिव प्रकार का एटीट्यूड है टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन, जो अपने आप में ही घातक है, अपने आप में ही हानिकारक है। तो इन सारे मुद्दों की वजह से आज सबसे बड़ी भारत की माइनॉरिटी शिक्षण में सबसे पीछे है, और उसमें भी अगर वह पर्टिकुलर समुदाय की अगर महिलाओं की बात करें तो वो तो कई ज़्यादा पीछे है। तो ये एक थोड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। अगर सेंसस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट, सामान्य लिटरेसी जो रेट है वो मेल का 82.14% है और फीमेल का 65.14% है। अगर सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू का हम लोग कंसिडर करेंगे तो मुस्लिम में महिलाओं का जो दर है वो 51.9% है। उसके बाद जो मेल है वो 62.4% है। वहीं क्रिश्चियन मेल आर 76.7% लिटरेट एंड हिंदू मेल्स आर 70.70% लिटरेट। यानी कि मेल देखो या फीमेल देखो, सब में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पीछे है एजुकेशन में। और अगर महिलाओं की बात करें तो क्रिश्चियन फीमेल्स आर 71.9% लिटरेट एंड ऑन द अदर साइड हिंदू फीमेल्स आर 55.9% जो है लिटरेट। तो उसमें भी महिलाएं जो है वे पीछे है, मुस्लिम महिलाएं। तो यह गंभीर मुद्दा है और जिसका जो है निपटान हमारी भारतीय सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई भारत में मुस्लिम शिक्षण और उसकी यात्रा की, कि कैसे सेंसस 1931 से बहुत ही बदतर हालत से, कैसे 1.2% की लिटरेसी से आज यह जो मुस्लिम महिलाएं है वह 51.9% की लिटरेसी तक पहुंची है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है हमारे भारत के लिए भी और जो है यह समुदाय के लिए भी। अब आगे अगर देखें तो हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, जिसका शताब्दी समारोह हाल ही में चल रहा है। देखिए तो इसकी जो स्थापना है वो दरअसल सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुई थी। बड़ा ही अच्छा व्यक्तित्व था यह महानुभाव का और वे पढ़ाई में भी बहुत ही जो है अच्छे थे, प्लस यह एक अच्छे कक्षा के फिलोसोफर भी थे और पश्चिमी संस्कृति के से प्रभावित थे, पश्चिमी शिक्षण से भी प्रभावित थे, वो पश्चिमी संस्कृति से भी प्रभावित थे। तो ये ऐसा इच्छते थे या इनकी निजी इच्छा थी कि यह जो भारत के मुसलमान हैं, पूरे भारतीय महाद्वीप के, वे मुसलमान भी पश्चिमी शिक्षण को का अनुकरण करें, उसको फॉलो करें, प्लस पश्चिमी संस्कृति को भी अपनाएं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ही वॉज अ पायनियर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यह महानुभाव ने 1875 में एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया और यह कॉलेज ने कार्य जो है वो अपना 24 मई से शुरू किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर एज वेल, तो यह कॉलेज के कार्य में भी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को विजुअलाइज करते थे कि यह जो कॉलेज है ये ऐसा कार्य करे जो आज ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा हो रहा है। प्लस ये जो महानुभाव है सर सैयद अहमद खान, ये थियरी ऑफ टू नेशन के फादर है, जिससे भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के स्थापना की नींव जो है वो यहाँ रखी गई। भले ही आज मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फादर है, फादर ऑफ पाकिस्तान है, मगर फादर ऑफ टू नेशन थियरी जो है वो सैयद अहमद खान है और ये स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जो है भारत और पाकिस्तान के अलग अलग देश होने चाहिए या पाकिस्तान एक अलग देश मुसलमानों का होना चाहिए। और आज भी पाकिस्तान के वहाँ के तंत्र में, वहाँ के प्रशासन में भी
सर सैयद अहमद खान के जो विचार है, उनकी विचारधारा है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है आज के दिन भी। ये एक आश्चर्यजनक बात है। प्लस जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो एक अलीगढ़ मूवमेंट के नाम पर एक प्रसिद्ध एजिटेशन था या प्रसिद्ध आंदोलन था, अलीगढ़ मूवमेंट, इसकी नेतागिरी भी सर सैयद अहमद खान ने ही संभाली थी। और यह पूरी की पूरी जो मूवमेंट थी या आंदोलन था, वो मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर भार देता था, उसको प्रमोट करने के लिए था। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यह यूनिवर्सिटी स्थित है। और एक बात देखिए, 24 में 1875 को यह कॉलेज ने अपना कार्य शुरू कर दिया था, मगर इसको विद्यापीठ का दर्जा, इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है वो मिला 1920s में। 1920s में इट बिकेम यूनिवर्सिटी। सो आज इस वर्ष पर शताब्दी समारोह का जो जलसा है वो हो रहा है, क्योंकि इसको आज से 100 वर्ष पहले यूनिवर्सिटी का दर्जा, विद्यापीठ का दर्जा दिया गया था। हालांकि यह कॉलेज के तौर पर 145 ईयर्स से रन कर रही है, मगर यह यूनिवर्सिटी बनी उसे आज के वर्ष 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो दिस वाज अबाउट द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और काफ़ी चर्चा में भी रही है, स्वतंत्रता के बाद काफ़ी चर्चा में रही है, क्योंकि माइनॉरिटी बैक्ड ये यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है सिर्फ माइनॉरिटी को ही एजुकेशन मिलता है, इट्स ओपन यूनिवर्सिटी, मगर इसका जो तंत्र है, इसका जो संचालन है वो माइनॉरिटीज़ के द्वारा होता है, यानी कि जो है इस्लामियों के द्वारा होता है। और की 3 शाखाएं भी है। एक शाखा जो है मल्लापुरम केरला में पड़ती है, एक शाखा मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में पड़ती है, और एक शाखा जो है वो है किशनगंज बिहार में। ठीक है, तो इस तरह कुछ काम करती है। और आज लगभग 300 से अधिक कोर्सेज जो है वो यहाँ चल रहे हैं, इन ए ट्रेडिशनल एंड इन ए मॉडर्न मैनर ऑफ स्टडी। तो ये अपना एक बड़ी बात है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि विवादास्पद भी रही है, मगर आज के दिन अगर सरकारी नीतियों का अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो या अच्छी ऐसी सरकारी नीतियां बने, तो यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम महिलाओं के शिक्षण का एक महत्व का केंद्र बन सकती है। इतनी क्षमता यह यूनिवर्सिटी में आज है। और जो हमारे मोदी ने कल वक्तव्य दिया हाजिर रहकर यह समारोह में, वो भी नरेंद्र मोदी का सर्वप्रथम अवसर था जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी समारोह में हाजिर हुए हो। तो आज हम यह हमारा जो उपाख्यान है पूरा का पूरा, उसे यहाँ विराम देते हैं, यहाँ पूर्ण करते हैं। अगले उपाख्यान में मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले संपादकीय लेख के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।